उसे हीट मुक्त कहते हैं। हितमुख वो होता है जो हम अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन करते हैं, उसको हितमुख कहा जाता है। मितमुख क्या होता है? उचित मात्रा में भोजन करना, जिसे मिताहार बोल सकते हैं। जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे मिताहार भी बोलते हैं। और जिस हितमुख हो गया, मितमुख हो गया। ऋतमुख क्या होता है? अ, उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन जो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हितमुख के बारे में बताया गया है। ठीक है, विरुद्ध आहार क्या होता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। ठीक है, हमने वहां पढ़ा था कि हितमुख वो होता है जो शरीर की प्रकृति के अनुसार जो भोजन लिया जाता है, और मितमुख पढ़ा था, और फिर हमने ऋतमुख पढ़ा था, और नीचे ये लाइन भी पढ़ी थी हमने, जो इन तीनों के विपरीत भोजन करता है वो अन्य अनेकों प्रकार के कष्टकारक रोगों से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, तो विरुद्ध आहार क्या होता है वो पढ़ते हैं। कुछ आहार प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल है, और अकेले तो बहुत गुणकारी हैं। ठीक है, कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनको यूं का यूं अगर इनटेक किया जाए उनका, तो बहुत अच्छे होते हैं, या अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं, बट लेकिन जब इन्हें किन्हीं किसी अदर पदार्थ के साथ, किसी दूसरे पदार्थों के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ, खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए, या किसी समय में, ठीक है, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे खट्टी चीजें शाम को नहीं खानी चाहिए सूर्य ढलने के बाद। ठीक है, जैसे जैसे सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है, एक दो के बाद सिट्रिक एसिड फूड नहीं खाना चाहिए। कड़ी लोग बहुत सारे, आप सभी को पता होगा कि रात को कड़ी नहीं खानी चाहिए। तो वो समय नोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, खाद्य पदार्थ अगर आप अकेला खा रहे हैं कड़ी को, बहुत अच्छी है। यहाँ पे वही चीजें बताएगी कि कुछ आहार ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए, या किसी समय में लिया जाए, या ऋतु में सेवन किया जाए, तो ये यही पदार्थ, कौन सा पदार्थ जो अकेला बहुत गुणकारी था, ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। इसे ही विरुद्ध आहार कहा गया है। ठीक है, कुछ आहार प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी अन्य पदार्थ के साथ लिया जाए, किसी समय में लिया जाए, या किसी ऋतु में लिया जाए, ठीक है, तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। इसे ही विरुद्ध आहार कहा गया है। मेघा जी आप बताइए, कोई ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए। सर जैसे दूध के साथ बैंगन नहीं खाया जाता। दूध अपने आप में अच्छा है, बैंगन अपने आप में अच्छा है, पर दोनों को खाने से स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। बहुत बढ़िया जी। भूमिका जी कोई ऐसा बताइए जो समय के साथ मैच करता हो। इन्होंने दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ जोड़ दिया, दूध अलग है बैंगन अलग है, दोनों को जोड़ दिया, अच्छे हो गए। भूमिका जी आप बताइए जी कोई सर, ऐसी चीज। अभी तो ख्याल नहीं है ऐसे। अरे 25-26 साल के तो हो गए, इतने दिन हो गए खाना खाते हो, आपको कुछ तो पता होगा किस समय में क्या यस खाना सर, चाहिए ये किस समय। जानती हूँ करेला और पनीर को एक साथ नहीं खाया जाता। पता करेला नहीं। और पनीर। यस सर। ठीक है जी, ये तो दो मतलब खाद्य करेला पदार्थ के हो गए। साथ कोई दूध। हाँ, दूध ये नहीं तो दो लेते हैं। खाद्य पदार्थ हो गए। कोई पर्टिकुलर समय बताइए, इस समय में ये चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे सुबह को ये नहीं खानी चाहिए, दोपहर को ये नहीं खानी चाहिए, रात को ये नहीं खानी चाहिए, या बारिश के दिनों में यस ये नहीं सर, जो खानी चाहिए। खट्टी चीज है, खट्टी चीज है, इसको रात को नहीं खानी चाहिए। ठीक है जी, और किसी ऋतु में सेवन ना किया जाए वो बताएंगे हमें। विजय जी आप बताइए, ऐसे कौन से है जो ऋतु में अवॉइड करनी होती है चीजें, कि इस चीज को अवॉइड करना चाहिए बारिश के दिनों में, या सर्दियों में, या गर्मियों में। जैसे सर गर्मियों में है ना ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है जी, गर्मियों में ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए। आप जैसे ठंडा ज्यादा किसको बोलते हैं? जैसे जैसे ज्यादा ठंडे हो गए ना, टेम्परेचर से ज्यादा माइनस वाली चीजें, आइसक्रीम हो गई, जैसे कुल्फी हो गई, इस तरह की चीजें। वैसे शीतल जल ले सकते हैं। और जैसे वर्षा में है, आपने कहा ठंडी चीजों को गर्मियों में नहीं लेना चाहिए, मतलब सर्दियों में ले सकते हैं उनको। हाँ जी ले सकते हैं।
ठंडी चीजें तो नहीं, सर्दी ठंड में नहीं लेना सर्दी चाहिए, में गर्मी भी में ले ले सकते सकते हैं, सर्दी में भी नहीं ले सकते। लें कब? ये तो आपका आंसर ही गलत हो गया ना। नहीं, सर जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आइसक्रीम है ना, ज्यादा ठंडी नहीं, ज्यादा ठंडी होती है ना, वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको लें सर्दियों कब? में तो, मेरा सर्दियों क्वेश्चन में ये तो है, बिल्कुल ये, आपने आइसक्रीम सर्दियों में तो खानी बिल्कुल है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको आइसक्रीम खानी है, कुछ भी चीजें जो आपको खानी है, पर उसका समय बताइए कि इस समय में नहीं खा सकते, इस समय में खा सकते हैं इसको। अब आइसक्रीम तो आप कह रहे हो कभी भी नहीं खानी चाहिए। सर दिन में जैसे खा सकते हैं, रात में नहीं जैसे खा दूध सकते। है सर, हम्म। सॉरी, दूध नहीं ले सकते। दूध? कड़ी लस्सी रात को नहीं ले सकते, कड़ी शाम को नहीं ले सकते सर। खट्टी चीजें जो हैं वो शाम को अवॉइड करनी पड़ेगी। अरे आप ऋतु बताइए, ऋतु। आप सुबह दोपहर शाम में मत फंसिए। अरे तो शरद ऋतु में क्या नहीं ले सकते, वर्षा ऋतु में क्या नहीं ले सकते, ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं ले सकते, ये बताइए। सर बसंत ऋतु में? गर्मी में बाजरा नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है वो तो। ज्वार खाया जाता है गर्मी में, जौ ठीक खाया है, जाता है ठीक है, गर्मी जो में। खाया जाता है। ये जो खा correct है, बहुत बढ़िया डाइटिशियन मेघा जी। ठीक है, तो ऐसे ही पूछना चाह रहा था मैं। अब जैसे किसी ने बताया कि अगर आप प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी है, जैसे मान लो कड़ी को ही लेके चलते हैं, कड़ी बेसन से बनती है, प्रोटीन रिच प्रोटीन होता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए जी, अच्छी बात है, उसको अकेला खाएंगे बहुत अच्छी है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से बना के खाएंगे तो बहुत है। जब इसी को किसी अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के साथ लिया, मान लो दूध के साथ ले लिया तो भी गड़बड़ है, किसी समय में ले लिया, रात को ले लिया तो भी गड़बड़ है। ठीक है, या जैसे लस्सी को गर्मियों में पीते हैं बहुत चाव से, लेकिन बहुत गाढ़ी लस्सी हो उसको सर्दियों में नहीं पीना चाहिए, आपको बुखार भी हो जाएगा, कोल्ड तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और ठंडी वाला बुखार होता है एकदम से, कपकपी वाला, तो शरद ऋतु में भी उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो गया, ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं, बट इनके जो है वो लाभ तो रहेंगे ही, वो किसी ऋतु में लाभ दे रहे हैं, किसी में हानि दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर विरुद्ध आहार बताया गया है कि अकेली चीज खानी चाहिए वो अच्छी होती है, या उसको किसी दो अलग प्रकृति की चीज नहीं होनी चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल मैंने देखा, आपको पता नहीं किसी ने खाई या नहीं, संतरे की खीर बनने लगी। संतरे की खीर कैसे बन सकती है बताओ? खट्टी चीज तो एक ही है, खट्टी भी वो भी कशैली बोलते हैं, जो कि वो त्रिफला होता है जिसको दूध के साथ ले सकते हैं, अदरवाइज तो कोई चीज खट्टी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दूध के साथ लो। ठीक है, अब मैंगो शेक भी पीना आपने, वो भी मीठा होना चाहिए, अगर खट्टा है तो आपको पूरा दिन वो खट्टी डकारे देगा। ठीक है, तो कुछ आहार हैं ऐसे जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं क्या क्या है, वो आपको पढ़ने चाहिए, किसके साथ क्या विरुद्ध है। ठीक है, जैसे दूध के साथ तो ऑपोजिट आहार हो गए, दूध के साथ क्या क्या नहीं लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, नमक नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दही दूध का में आपस में झगड़ा होना है पेट में जाने के बाद। नमक अगर आप दूध के साथ लेते तो सबसे पहले स्किन डिजीज होती है। मूली होगी, मूली के पत्ते हो गए, अन्य कच्चे सलाद भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, और मैंने देखा है कि सैंडविच के अंदर खीरा प्याज टमाटर होता है और दूध के साथ उसको खाते हैं लोग। सहजन होता है, सहजन के फूलों की सब्जी बनती है, ठीक है, पत्तियां होती है उसके काम की, उसके साथ भी आपको ये नहीं लेना चाहिए। इमली, खरबूजा, बेल पत्र हो गया, और बेल पत्र को भी अब गर्मियों में देखेंगे बहुत गुणकारी है बेल, गर्मियों के लिए बहुत तोहफा है, बट उसको भी दूध डलवा के बनवाते हैं लोग, मैंने ये भी देखा है। बेलगिरी का जूस बना दो, ये दूध की थैली पकड़ो हमारी। उसके साथ नारियल नहीं लेना चाहिए, आंवला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नींबू हो गया, लिक्कुच हो गया, करौंदा हो गया, कमरख, जामुन, कोत, परवल, ये अनार, आंवला। ठीक है, कुछ ये है, गुड़ है, तिलकुट है, कुल्थी है, कुल्थी की दाल होगी, उड़द, मोठ, निश्वाक, वनक, सत्तू हो गया, तेल हो गया, तथा अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई या मांस मछली, इसमें सब आ गए, सब के सब दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। ठीक है, फिर आता है दही के साथ क्या नहीं लेना चाहिए। दही के साथ दूध और दूध से बनी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, खीर आ गया, दूध आ गया, पनीर आ गया। ठीक है, गरम मसाले आ गए, गरम भोजन आ गया, खीरा आ गया, और आपने देखा होगा तो खीरे का रायता बनता है ना, खरबूजा हो गया, ताड़ का फल हो गया आदि, ये विरुद्ध आहार है, इनको नहीं लेना चाहिए।
आप दही खा लो, आधे पौने घंटे बाद खीरे की इच्छा तो बाद में खा लो, या खीरे के साथ खा लो बाद में, अपना आधे पौने घंटे बाद दही ले सकते हो। दही अकेली लो बहुत अच्छी है, दही को मीठा करके खाओ और अच्छी है, गुड़ या खांड या शक्कर कुछ डाल के उसके अंदर फेंट के खाओ तो और ज्यादा फायदेमंद है वो। और नमक डालने से उसके वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं, तो आप इससे बढ़िया उसको कुछ मत डालो, यूं की यूं खा लो। कम से कम नुकसान जितना उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू वो तो मिलेगी, नमक डालने से तो वो सारे मर जा रहे हैं। एक किस्म से आप ये लगा लो जो बैक्टीरिया की लाशों को खा रहे हो। ठीक है, तो दही को कोशिश करो या तो अकेला खाओ या फिर मीठा करके खाओ, और अदर चीज के साथ मत खाओ। जैसे लोग भंडारे में खीर खाते हैं, फिर हलवा पूरी और फिर रायता, छोड़ना कुछ नहीं। ऐसी कुछ और चीजें हैं, जैसे खीर के साथ कटहल हो गया, खटाई हो गया, ये नहीं खाने चाहिए। दही नींबू हो गया, सत्तू शराब आदि का सेवन इसके साथ वर्जित है। शहद के साथ साथ ये काकमाची हो गया, घी हो गया, कुछ वो होती है पंचकर्म में कुछ बनाते हैं इनसे। ठीक है, तो उसमें शहद यूज होता है, बट उसमें भी इसके फिल्ट्रेशन होने के बाद होता है। शहद के साथ शहद और घी तो दोनों जाने दुश्मन है। समान मात्रा में पुराना घी, वर्षा का जल हो गया, तेल हो गया, अंगूर, कमल के बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल, ठीक है, ये शहद के साथ नहीं चलता। और लोग गर्म पानी में शहद मिला के पीते हैं फैट बर्न करने के लिए, गलत है सब। गर्म दूध हो गया, ठीक है, अन्य गर्म पदार्थ हो गए, शर्करा से बना शरबत हो गया, ये शहद के साथ नहीं चलेगा। खजूर से बनी मदिरा होगी आदि, ये विरुद्ध है। शहद को गर्म करके सेवन करना निषेध है। ठंडे पानी के साथ घी, सबको पता चिकनी चीज सारी बंद होंगी इसमें। घी हो गया, तेल हो गया, गर्म दूध हो गया, गर्म पदार्थ हो गए, कुछ शहद पदार्थ को हो गए, कुछ गुनगुने पानी में तो ले सकते हैं। गुनगुने में ले सकते हैं, लुकवार्म ज्यादा गर्म नहीं, लुकवार्म वाटर में रिकमेंडेड होता है सर, उससे अपना जीआई ट्रैक्ट साफ होता है पूरा। ज्यादा नींबू गर्म और लिख रखा शहद। ज्यादा गर्म लिख रखा ना। हाँ, ज्यादा गर्म में नहीं ले सकते, बाकी लुकवार्म वाटर में तो ले सकते लुकवार्म वाटर से ले सकते हैं। हैं। हाँ। हाँ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि ये सब इसके ठंडे जल के साथ विरुद्ध है। अब गर्म जल के साथ, ये गर्म पेय के साथ शहद, ये देखो आ गया। एक गर्म के साथ, गर्म में और निवाया या कोसा वो दो अलग वर्ड हो गए। कोसे के साथ ले सकते हैं, अब गर्म के साथ नहीं ले सकते। गर्म जल के साथ या गर्म पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, शीतल जल पदार्थ विरुद्ध हैं। लोग शहद की चाय भी बना के पीते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं। और उनको बोलो कि नहीं ये ठीक नहीं है, आयुर्वेद इसको मना कर दे, अरे 50 साल हो गए पीते हुए, ठीक है जी और पियो। घी के साथ समान मात्रा में शहद नहीं लेना चाहिए, ठंडा जल विरुद्ध है। खरबूजे के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते और पानी। आप सभी ने पता होगा तरबूज खरबूजे के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो कौन सा रोग हो जाता है। किसी को पता है? हैज तरबूज हो जाती खरबूज, है। हाँ जी, हैज हो जाते हैं सर। हैजा हो जाता है। तरबूज के साथ भी यही है, ठंडा पानी, पुदीना आदि विरुद्ध है। चावल के साथ सिरका विरुद्ध विरुद्ध है। चावल को खाइए, बहुत अच्छा है। चावल का पानी जो निकलता था अब तो निकलना बंद हो गया, लोगों ने ऐसे ही तरीके से बनाने शुरू कर दिए। नहीं तो चावल को पानी में उबालते थे और बाद में पानी को निकालते थे, जिसको चावल की मांड भी बोलते थे। ठीक है, वो सफेद पानी में बहुत कामयाब हो, वो सफेद पानी नहीं हाँ, जो लेडीज प्रॉब्लम होती है सफेद पानी, पी सकते हैं उसमें सर बहुत वो। अच्छा काम करती है वो चावल की मांड। ठीक है, तिल की पिट्ठी जो होती है उसके साथ कोई भी उपोदिका का पकाकर खाना विरुद्ध आहार है। ये पता नहीं क्या होता है उपोई उपोदिका। नमक के साथ अधिक मात्रा में अधिक समय तक खाना मात्रा विरुद्ध होता है। नमक के साथ अगर कोई चीज खा रहे हो तो ज्यादा नहीं खाते। आप देख रहे होंगे, आपने आजकल फास्ट चल रहे हैं तो साल्ट ज्यादा होता है उनकी चीजों के अंदर, ऑयली भी होती हैं चिप्स वगैरह, तो उनको आप कुछ ही 5 7 10 15 खा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खा सकते, आपकी जीभ में लाइन लाइन सी हो जाती है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में अधिक समय तक खाना विरुद्ध है। अंकुरित धान्य, चने आदि के साथ कमल नाल विरुद्ध है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। ठीक है, मकोए के साथ पिपली, काली मिर्च हो गया, गुड़, शहद, ये सब बर्तन है। जिस बर्तन में मछली पकाए हो उसमें रात भर मकोए रखा मकोए को शाप घातक विरुद्ध आहार है। उड़द की दाल के साथ मूली विरुद्ध है। केले के साथ मट्ठा विरुद्ध है।
घी के साथ कांसे के बर्तन में 10 दिन या उससे अधिक समय तक रखा हुआ घी जहर बन जाता है। ठीक है, ये धातु होती हैं, जैसे आप पीतल के किसी भी बर्तन में नींबू पानी नहीं बना सकते। ठीक है, दूध, सुरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर खाना एकदम विरुद्ध है। तो एक एक चीज को खाइए, जिसको भी खाएंगे आप उन्हीं को खाइए। अब हमने कुछ आहार भी पढ़े थे कि उसको बाद में पढ़ते हैं हम। हाँ, अब हम आते हैं ऋतुचर्या पे। 6 ऋतुएं होती हैं हमारी। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। ठीक है, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटमन सीजन, प्री विंटर, विंटर और स्प्रिंग। अब आते हैं ऋतुचर्या क्या होती है। हमने इससे पहले 2 चीजें और पढ़ी थी, कोई बच्चा बताएगा चर्या में और क्या क्या पढ़ा था हमने? दिनचर्या और रात्रिचर्या। दिनचर्या और रात्रिचर्या हमने पढ़ ली थी। उसके बाद आता है ऋतुचर्या। विभिन्न ऋतुओं में जो भी आचरण योग्य आहार विहार किया जाता है उसे ऋतुचर्या के अंतर्गत माना जाता है। सामान्यतः एक वर्ष में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु। सॉरी, 3 मौसम आते हैं और यही 3 मौसम 6 ऋतुओं में बट जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। अब बसंत ऋतु स्टार्ट हो गई हमारी, कल कल से स्टार्ट हो गई। भारतीय नववर्ष था कल। ठीक है, और भारतीय मास के अनुसार 12 महीने होते हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी वो होते हैं, ऐसे ही भारतीय मास के होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, ये 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में 3 हमारे सीजन आ जाते हैं। ठीक है, और उन 3 सीजनों में 6 हमारी ऋतुएं आ गई। 3 मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी और वर्षा, और उनको तीनों को फिर 2-2 महीने के हिसाब से बांटते हैं, तो हमारी 6 ऋतुएं बन जाती। 6 ऋतु में, एक ऋतु में 2 महीने आ जाते हैं। अब बसंत ऋतु जो होती है वो 15 मार्च से लेकर 14 मई तक की होती है। उसमें चैत्र और वैशाख दोनों महीने आते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा बल होता है, शारीरिक बल, वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है बजाय सर्दियों के। अब जैसे सर्दी खत्म होगी, गर्मी स्टार्ट हुई, तो हमारा देखना आप एनर्जी लेवल डाउन 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 होना शुरू हो जाएगा। तो जब गर्मी आती है, गर्मी ज्येष्ठ का महीना होता है और आषाढ़ का महीना होता है, 2 महीने गर्मी के अच्छे खासे होते हैं। तो 15 मई से लेकर 14 जुलाई तक खूब गर्मी होती है, जिसमें हमारे अंदर और ज्यादा कमी आ जाती। बल्कि फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा सभी को पता है सावन के महीने में आती है। बहुत सारे ऐसे गीत, ऐसे गाने लिखे हुए हैं सावन के महीने के ऊपर। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में सावन और भाद्रपद का जो महीना है, ये हमारे भारतीय मास के अनुसार आते हैं। इनमें बारिश होती है। और 15-14 जुलाई तक का हमारा ग्रीष्म ऋतु था। ठीक है, 15 जुलाई में यहाँ पे बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक ये बारिश रहती है। इनमें भी हमारे अंदर बात बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा था, तो अल्पायु हो जा सॉरी हमारे बल की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमारे आश्विन और कार्तिक का मास आता है। 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक का हमारा महीना रहता है। और इसमें फिर धीरे धीरे हमारे अंदर एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सर्दियों की तरफ स्विच करते हैं। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, अब सर्दी आती ही नहीं, सर्दी जाती है, नवंबर में जाके सर्दियां आती हैं। तो उसी हिसाब से बल भी चलता है फिर। ठीक है, 14 सितंबर से लेके 15 सितंबर से 14 नवंबर तक का महीना होता है, ये शरद ऋतु का होता है। और इसमें हमारा बल जो है मध्यम की तरफ चलता है, फिर उठना शुरू हो जाता है, बल हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है। फिर आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में हमारा माघ और पौष का महीना आता है। 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक का महीना होता है। इसमें हमारे अंदर बल सर्वश्रेष्ठ रहता है। ठीक है, फिर आता है शिशिर। शिशिर में माघ और फाल्गुन आता है, होली फाल्गुन में आती है। तो 15 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक का महीना जो होता है वो हमारा शिशिर ऋतु का होता है, और उसमें भी हमारे अंदर बल श्रेष्ठ होता है।
फिर गिरना शुरू हो जाता है बल, और फिर कम हो जाता है, फिर भी कम रहता है, फिर मध्यम में आ जाता है, फिर श्रेष्ठ श्रेष्ठ मध्यम अल्प अल्प मध्यम श्रेष्ठ श्रेष्ठ मध्यम अल्प अल्प मध्यम। ठीक है। बसंत, बसंत ऋतु से स्टार्ट करना है। नव वर्ष यहीं से स्टार्ट होता है, चैत्र और वैशाख का महीना होता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इसको सीक्वेंस में याद करना। 12 मास हैं, ये 12 के 12 मास याद रखने आपने। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। 14 मार्च से लेकर 14 मई तक का महीना होता है। चैत्र और वैशाख इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है। बसंत ऋतु के 15 मई से 14 जुलाई तक का ग्रीष्म ऋतु आती है। 15 जुलाई से 14 सितंबर वर्षा ऋतु आती है। 15 सितंबर से 14 नवंबर शरद ऋतु। 15 नवंबर से 14 जनवरी हेमंत ऋतु। 15 जनवरी से 14 मार्च शिशिर ऋतु। ठीक है। समझ में आया सभी को? इन ऋतुओं ये का जो सर, आधार, जी कल्पना जी। कुछ नहीं सर, ये बोलिए सर। ठीक है। इन ऋतुओं का जो आधार होता है वो सूर्य की गति है, जिसे आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, उत्तरायन और दक्षिणायन, जिसको आदान काल और विषुव काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की गति उत्तर की ओर हो जाती है, और दक्षिणायन जब आता है जब उसमें सूर्य की गति दक्षिण की ओर हो जाती है। ठीक है। ये शायद लावी जी ने पूछा था, उत्तरायण दक्षिणायन क्या होते हैं। यस सर। उत्तरायण, इसमें सूर्य की गति उत्तर की ओर हो जाती है। माघ से लेके आषाढ़ का मास आता है, इसमें शिशिर से लेके ग्रीष्म तक की ऋतु आती है। ठीक है। और इसे आदान काल भी कहते हैं। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। ठीक है। इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर और हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती हैं। ये पृथ्वी के जलीय अंश को सोख लेती है, अपने अंदर धारण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। शारीरिक शक्ति में कमी होती है, यानी कि इसका मतलब कमी होती है तो गर्मी के दिनों की बात चल रही है। व्यक्ति दुर्बलता का अनुभव करता है, कमजोरियत फील करता है अपने अंदर। दक्षिणायन, सूर्य की गति दक्षिण की ओर हो जाती है। श्रावण से लेके पौष मास का महीना होता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु आती है। वैसे इसमें वही होगा, अल्प अल्प और फिर मध्यम की तरफ चला जाएगा। ठीक है। इसे विषुव काल भी कहते हैं। इस समय सूर्य की किरणें मंद व सौम्य होने से वातावरण में रस हो जाता है, यानी कि जलीय तत्वों की वृद्धि हो जाती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है। वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता होती है। ताप कम हो जाता है। वातावरण में शीतल होने के कारण औषधियों और खाद्य पदार्थों में चिकनापन आ जाता है, यानी कि सर्दियों की बात चल रही है, वो ऑयल वाली चीजें आती हैं, तिल हो गया, मूंगफली होगी। ठीक है। उनसे बनने वाली चीजें होगी, जैसे तिल पट्टी हो गई, मूंगफली से बनी हुई चीज, गज्जक वगैरह हो गए। ठीक है। और वही पिनिया वगैरह, लड्डू वगैरह सर्दियों में जो बनाते हैं। ठीक है। तो इनके कारण औषधि और खाद्य पदार्थों में चिकनाई आ जाती है, यानी कि फसल भी वही होती है जो ऑयल वाली होती है, जिनकी कटाई होती है इन दिनों। ठीक है। इसमें मनुष्य व अन्य प्राणियों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है। महीना आ गया वर्षा शरद हेमंत का। ऊपर हमने पढ़ा था वर्षा शरद हेमंत, अल्प मध्य श्रेष्ठ। हम बढ़ते की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। इसमें गिरते की तरफ जा रहे हैं, श्रेष्ठ मध्य अल्प उत्तरायण में। दक्षिणायन में हम सॉरी अल्प मध्य श्रेष्ठ की तरफ जा रहे हैं, उसमें श्रेष्ठ मध्य अल्प की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आदान काल और विषुव काल में भेद क्या होते हैं? प्राकृतिक भाव। अब सूर्य की देखें तो आदान काल में उत्तरायण होता है, विषुव काल में दक्षिणायन होता है। वायु देखें तो वायु इसमें तीव्र हो जाती है, तेज होता है, रुक्ष हो जाती हैं। इसमें अरुक्ष हो जाती है और मंद हो जाती है। इसमें हवाएं तेज होती है, इसमें आंधी तूफान ज्यादा आते हैं। ठीक है। और रुक्ष हो जाती है। ठीक है। उसमें गर्मी होती है तो मॉइस्चर नहीं होता, स्किन को ड्राई कर देती है। इसमें आके हमारा जो है मॉइस्चर में भी वातावरण में नमी होती है और हवाएं शांत हो जाती हैं। स्नेहांशु, चिकनापन, इसमें शोषण होता है, उसका ह्रास होता है, इसमें वृद्धि होती है और पोषण होता है। स्वभाव, यहाँ पे अग्नि बढ़ जाती है, यहाँ पे सौम्य होता है, यहाँ पे आग्नेय होता है, तीव्र होता है। ऋतुएं इसके अंदर आती है आदान काल के अंदर, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म।
ठीक है। इसमें आती है वर्षा, शरद, हेमंत। रस, इसमें कटु, तिक्त और कषाय रस वाले हमारे पास खाद्य पदार्थ ज्यादा मिलते हैं हमें। और जो अविसर काल, उसमें मधुर, अम्ल और लवण वाले खाद्य पदार्थ ज्यादा हमारे लिए प्रकृति बना के रखती। अभी बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम चल रहा होगा, जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसका कारण क्या है, ये आयुर्वेद बताता है। देखो पढ़ते हैं हम, ऋतुएं 6 ऋतुएं हमारी, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है। उसके बाद किस ऋतु में किस दोष का, वात, पित्त, कफ का, किस में तो वो इकट्ठा होना शुरू होता है, किस में वो हमें तंग करता है यानी कि प्रकोप पे, पीक पे जाता है। और फिर आता है शमन। शमन यानी कि फिर उसका अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर से। जैसे ऋतु आएगी वैसा आहार आएगा, और उसी आहार के हिसाब से वो अपने आप बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। बसंत ऋतु जो अभी चल रही है, इसमें कफ पीक पे होता है। ग्रीष्म ऋतु जब आती है तब वात इकट्ठा होना शुरू होता है, तंग नहीं करता, पीक पे नहीं जाता, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रकोप नहीं करता, और कफ खत्म होना शुरू हो जाता है अपने आप। अब देखना आप, जैसे जैसे गर्म दिन आने शुरू होंगे तो कफ के रोग जिन लोगों को, उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा था वात बढ़ता है। ठीक है। यहाँ पे पित्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है फिर, और वात जो इकट्ठा हो रखा था ग्रीष्म ऋतु में, वो और आगे की फॉर्म में आ जाता है, वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। इसमें आप चाहकर भी नहीं बच सकते। जितनी गर्मी होएगी उतना आप खाना ही ऐसा खाओगे कि आपका वात बढ़ेगा, और धीरे धीरे फिर जब वर्षा ऋतु आएगी तो अपने आप वात आपको तंग करना शुरू कर देगा। ये हमने जब वात के गुण पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा भी था। और इसमें कफ जो है वो शमन होता जा ही रहा है, कफ का इसमें कोई रोल नहीं। फिर जब शरद ऋतु आती है उसमें संचय किसी चीज का नहीं होता। ठीक है। लेकिन वर्षा ऋतु में जो संचय हो रहा था पित्त का, वो आके हमें तंग करने लग जाता है। इन दिनों सबसे स्किन एलर्जी ज्यादा होती है, जो भाद्र का महीना होता है। आपने देखा होगा घमौरिया निकलता बहुत सारे लोगों को, जो बहुत तेज गर्मी होती है। देखा है किसी ने? यस सर। सबसे ज्यादा मुंह में छाले इन्हीं दिनों होते हैं। सबसे ज्यादा एक्जिमा सोराइसिस वाले इन्हीं दिनों परेशान होते हैं। ठीक है। और पित्त के जितने भी रोग होते हैं वो सब इन्हीं दिनों ज्यादा होते हैं। एसिडिटी हो गया आपका, पित्त का बढ़ना हो गया, बदहजमी हो गया, मुंह में छाले होना, बहुत होते हैं इन दिनों, बहुत। हर दूसरे तीसरे आदमी को मिलेंगे पित्त। ठीक है। तो शरद ऋतु में आके पित्त अपने आप बढ़ जाता है, उसको आप चाह कर भी कितना कंट्रोल कर लो नहीं हो पाता, क्योंकि खाना पीना पीछे से ऐसा आ रहा है। और वात जो पीछे तंग कर रहा था हमारा, वर्षा ऋतु में हमें तंग कर रहा था, उसका शमन हो जाता है। हेमंत ऋतु में जाके फिर ये जो पित्त हमें तंग कर रहा था, जिसका प्रकोप था, पीक पे था, वो धीरे धीरे अपने आप डिजोल्व होना शुरू हो जाता, बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता। फिर शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु में आके हमारा कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब बसंत ऋतु आते फिर वही कफ अपना विकराल रूप लेके हमें परेशान करता है, खांसी जुकाम। ठीक है। उसके जरिए। यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए। शीतकाल स्वास्थ्य की दृष्टि से हेमंत व शिशिर ऋतु में मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। हेमंत ऋतु व शिशिर ऋतु। कौन सा मास आता है इसके अंदर, कोई बच्चा बताएगा? सर अनिवार्य नवंबर दिसंबर जनवरी हेमंत ऋतु, और जनवरी फरवरी ये शिशिर ऋतु। और कोई बताएगा? लावी जी। 15 मार्च तक शिशिर, और 15 मार्च से फिर 15 मई तक बसंत ऋतु। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य की दृष्टि से हेमंत और शिशिर ऋतु मनुष्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें शरीर में सबसे अधिक बल होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण शरीर को आराम के साथ साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिलता है। इसी कारण सर्दी में अधिक भूख लगती है। जबकि हमने ये भी पढ़ा था कि जब कफ बढ़ता है तो हमारी जो पाचन क्रिया वो मंद हो जाती है।
पर मंद होने के बावजूद भी उसको रात का समय बहुत मिल जाता है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर को आराम मिलता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, और उसके साथ भोजन पचाने के लिए अधिक समय मिल जाता है। पाचन शक्ति तीव्र होने से भारी गृष्ट भोजन भी अधिक मात्रा में लिए गए आहार भी आसानी से पच जाता है। ठीक है, इसलिए शीतकाल में ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए। आपने देखा सर्दियों में कोई उपवास नहीं आते हमारे भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार भी। ठीक है, या पाचन शक्ति मंद लिखना है, मंद होने के कारण भी भारी भोजन और अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी आसानी से पच जाता, क्योंकि हमारे पास समय बहुत होता है। रात को आप जल्दी खाना खा लेते हैं सर्दियों में, और सुबह भी आप लेट से उठते हैं, तो उसके पास शरीर को पचाने के लिए टाइम पीरियड बढ़ जाता है उसका। ठीक है, अब शीत ऋतु आती है। शीत ऋतु में हमारे लिए क्या पथ्य आहार है और क्या अपथ्य आहार है। ठीक है, वो जो विरुद्ध आहार में हमने पढ़ा था वो यहाँ आ जाएगा आपका। चिकनाई शीत ऋतु में मधुर, अम्ल, लवण, रस युक्त और पोषक तत्वों वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसमें? शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु कौन सी होती है हमारी? बताइए, शीत ऋतु में कौन से मास आते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर। 3 महीने तो आएंगे ही नहीं जी, महीने तो 2 ही आएंगे। भूल गए? कौन चीज में शीत ऋतु बताइए जी? 15 नवंबर से 15 जनवरी। 15 नवंबर से 15 जनवरी। नहीं, कुछ कंफ्यूजन होगी। इसमें कुछ गलती है। बसंत, बसंत की बात करी शायद। इसमें कुछ गलती है जी। हम शीत ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु से पढ़ते हैं वो गलत है, मैं आपको फिर बाद में पढ़ाऊंगा उसको। बसंत ऋतु में ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। कटु, तिक्त व कषाय रस युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बसंत ऋतु में अपथ्य आहार क्या है? बसंत ऋतु में भारी भोजन, चिकनाई, खट्टे मीठे पदार्थों वाले, प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऊपर भी लिख दी है यही बात, कटु, तिक्त और कषाय रस युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु में आहार विहार। क्या लेना चाहिए? पथ्य क्या है हमारे लिए? गर्मियों में हमें हल्का, चिकना, मधुर, सुपाच्य, शीतल और तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, जैसे कि घी हो गया, दूध हो गया, मट्ठे आदि का सेवन करना चाहिए। घी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको सर्दियों में भी मिलेगा लिखा, गर्मियों में भी मिलेगा लिखा। ठीक है, और वर्षा ऋतु में भी मिलेगा। घी ऐसी चीज मिलेगा आपको। ठीक है, गर्मियों में इसको खाएंगे शरीर को ठंडा रखता है, सर्दियों में खाएंगे शरीर को गर्म रखता है। घी, दूध और मट्ठे आदि का सेवन करना चाहिए। ठीक है, हम सबको पता है गर्मी में जितना हो सके उतना लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। गर्मी में क्या नहीं लेना चाहिए? गर्मियों में उष्ण प्रकृति वाले, ठीक है, जिनकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं, उष्णता उत्पन्न करते हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। खट्टे, लवण, कटु, रूखे और कषायले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा तो कषायले वाले पदार्थ जो है वो आने बंद हो जाते हैं गर्मियों में। जैसे आंवला, वो सर्दियों में ही मिलेगा, उसको सर्दियों में ही लेना चाहिए, 2-3 महीने लेने के बाद खत्म। और वो क्या है कि ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में या तो फिर आर्टिफिशियल उसका इन्वायरमेंट बनाते हैं या कहीं और से खरीदते हैं। ठीक है, जबकि उसके अंदर ऋतु के अनुसार ही लेना चाहिए, ऋतु ढलने के बाद उसका इतना फायदा भी नहीं मिलता।
गर्मियों में क्या नहीं लेना चाहिए? उष्ण प्रकृति वाले खट्टे, लवण, कटु, रूखे, कषायले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में पथ्य आहार क्या है? वर्षा ऋतु में नमी के कारण वात प्रकोपित हो जाता है और पाचन शक्ति अधिक दुर्बल हो जाती है। वर्षा ऋतु में हल्के, सुपाच्य, ताजे, गर्म व पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वातनाशक आहार लेना चाहिए। ठीक है। अब आता है वर्षा ऋतु में क्या नहीं लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां, ठंडे व रूखे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। रूखे मतलब सूखी सब्जियां या सूखा ऐसा कोई भी फ्रूट जो भी है भोजन, वो नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जब वर्षा बहुत कम होती है तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। इस समय खट्टे, तले हुए, बेसन युक्त पदार्थ, कटु, बासी और पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु में सूर्य अपने अधिक तेज और गर्मी के साथ चमकता है, जिसकी वजह से शरीर में जमा हुआ पित्त वो है प्रकुपित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पित्त के रोग बढ़ने लगते हैं, जैसे बुखार हो गया, घमौरिया हो गया, फोड़े, फुंसी, त्वचा पर चटके आते हैं, खुजली हो गया, पित्त आदि विकार बढ़ने लग जाते हैं। वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में पथ्य आहार प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए घी, तिक्त, कषाय और मधुर, हल्के, सुपाच्य, शीतल रस वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भारी, खट्टे, नमकीन तथा तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऋतु के अनुसार हितकारी खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? ऋतु प्लस मास आ गया यहाँ पे। वसंत ऋतु जो होती है उसमें चैत्र और मास का महीना होता है, उसमें कटु, तिक्त और कषाय रस जो है उनका सेवन करना चाहिए। गुण जो है इसमें रुक्ष होता है और उष्ण होता है। गर्मियों में हमने मधुर भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना होता है और इसका जो मधुर होता है उसका गुण होता है स्निग्ध और शीतल। हमने जोड़े जोड़े में पढ़ा था ना, 20 होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो एक जगह स्निग्ध होगा तो दूसरी जगह रुक्ष होगा। तो मधुर का जो गुण होता है उसमें मधुर के अंदर ही छुपा होता है, उसमें चिकनापन भी होता है। ठीक है। तो स्निग्ध और शीतल इसका गुण होता है। वर्षा ऋतु होती है, सावन के महीना शुरू हो जाता है, सावन का और भादों का महीना होता है वो वर्षा का रहता है। इसमें मधुर, अम्ल और लवण रस का हमें सेवन करना चाहिए। स्निग्ध और उष्ण इसका गुण होता है। शरद ऋतु होती है, शरद में आश्विन और कार्तिक का महीना आ जाता है। इसमें मधुर, तिक्त, कषाय इन रसों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें पित्त बढ़ता है। तो 2, 3, 4 इसमें स्किप है। ठीक है। रुक्ष और शीतल इनका गुण होता है। हेमंत ऋतु आती है, माघ, शीश और पौष का महीना होता है। इसमें मधुर, अम्ल, लवण हो गया। तो यहाँ आके स्निग्ध और उष्ण भोजन जो है, स्निग्ध और उष्ण इसका गुण हो जाता है। शिशिर ऋतु में आ गया, माघ और फाल्गुन का महीना आता है। ठीक है। और मधुर, अम्ल और लवण का रस का सेवन करना चाहिए। इसमें स्निग्ध और उष्ण इसका गुण होता है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, 2 ऋतु इसमें स्किप है। मैं आपको कल बताऊंगा इनके बारे में, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है। फिर हमने कुछ पढ़ा था, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका, तो हमने श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति क्या होती है, जीवात्मा गुणों में कैसे बांधता है। ठीक है। और सतरजतम के बढ़ने के कारण क्या होते हैं, अगर वो बढ़ गया तो उससे बढ़ने से अगला जन्म जो होगा वो कैसा होगा, और उस जन्म में उसको क्या फल मिलेगा। ठीक है। उससे क्या उत्पन्न होता है। ठीक है। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्या आहार, कौन से व्यक्ति को क्या आहार प्रिय होता है, सात्विक व्यक्ति को कौन सा, राजसिक को कौन सा, तामसिक को कौन सा। ठीक है। ये हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सारा हम पढ़ेंगे। पिछली बार या उससे पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था। ठीक है। कि आहार के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के कौन से चैप्टर में जिक्र किया गया है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था। तो 14वां अध्याय है। ठीक है। और उसके बाद 17वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन के आया था, सेकंड लास्ट टाइम आया था। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है।
श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में 3 प्रकार की प्रकृति का जिक्र मिलता है, जो कि इस प्रकार है। इससे पहले हमने पढ़ा व्यक्ति की प्रकृति 7 प्रकार की होती है। ठीक है, चरक ऋषि के अनुसार हमने पढ़ा था वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफ वात, और फिर एक सन्निपात अजिया जिसको सम्मान वाली बोलते हैं, जो किसी श्रेष्ठ योगी की होती है। ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था प्रकृति व्यक्ति की कैसी होती है। तो हमने पढ़ा था 2 तरह की प्रकृति होती है, एक तो जो उसको जन्म से मिलती है और एक परिस्थिति अनुकूल होती है, जो माता पिता के जब संयोग से जो गर्भ धारण करती है माता, उसके अंदर जो उनके जो दशा दिशा जो होती है वो सब उनका रंग रूप बच्चा ले लेता है। वहां से उसकी तासीर जो बनती है, तासीर कह लो या प्रकृति कह लो, वो होती है। और दूसरा होता है जो परिस्थिति जन्य होती है, वो हमारी समय पे निर्भर करती है, हमारी ऋतु पे निर्भर करती है, हमारे आहार विहार पे, हमारी परिस्थिति पे वो होती है। परिस्थिति वाली ऊपर नीचे हो जाती है, पर जन्म वाली अंतिम समय तक रहती है। ये हमने 2 चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति है वो है 3 प्रकार की, सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति। सात्विक प्रकृति से ज्ञान उत्पन्न होता है, सॉरी ज्ञान से उत्पन्न होती है, और इससे ज्ञान उत्पन्न होएगा, दोनों एक ही बात है। सात्विक प्रकृति ज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उतना फिल्ट्रेशन होते 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 आप सात्विक की तरफ आते रहेंगे। राजसिक प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनकी कामना व आसक्ति से उत्पन्न होती है, इच्छाएं प्रबल होती रहेगी, अटैचमेंट बढ़ती रहेगी, एक एक चीज को छोड़ के दूसरी को पाने की, दूसरी को छोड़ के तीसरी को पाने की, आगे से आगे उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती है। तामसिक प्रकृति होती है, ये अज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है, मूड बोलते हैं जिसको। अब जीव आत्मा को गुण कैसे भानते हैं ये पढ़ते हैं। सात्विक गुण है वो कैसे बनता है। सात्विक गुण जीव आत्मा को सुख, ज्ञान और उसके अभिमान से बांधता है। राजसिक गुण होगा, राजसिक गुण जीव आत्मा को कर्मों के व उनके फल के संबंध से बांधता है। कर्मों के फल से नहीं बांधता, फल के संबंध से बांधता है। तामसिक गुण जो होता है, तामसिक गुण जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। क्योंकि हमने पढ़ा था निद्रा एक किसका प्रकार है, निद्रा किसके अंतर्गत आता है त्रिदोष में, स्तंभ। है जी? बात के अंदर क्या बताया विजय जी? बात सर। वात। और कोई बताएगा निद्रा और ब्रह्मचर्य किसके अंतर्गत आते हैं? स्तंभ है, सो पड़ेगा। तीनों उपस्तंभ है। निद्रा और ब्रह्मचर्य रात्रिचर्या के अंतर्गत आते हैं, और निद्रा आता है जो तमोविभव निद्रा, तम भाव बढ़ने से निद्रा आती है, भूल गए? जी। और कफ के कारण होता है ये। ठीक है, दिन में कफ बढ़ता है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है, दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। जब कफ बढ़ रहे तब पढ़ाई थी ये सारी चीजें आपको। सत्व जो होता है वो सुख और ज्ञान से प्राप्त होता है, रज जो हो गया कर्म से बांधता है, तम हो गया प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। ज्यादा सोने से तामसिक भाव बढ़ता है व्यक्ति का। सत्व रज व तम के बढ़ने के लक्षण क्या है? सत्व गुण में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना व विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। इनको नोट करना अच्छे से ध्यान से, ठीक है। सत्व जो होता है, सत्व गुण में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना व विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रज में, रजोगुण में लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, सेल्फिश, आसक्ति, विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। ये लालची लोगों में होता है। ठीक है, राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें चीज अपने आप अपने लग जाती, कुछ नहीं करने की जरूरत, कहीं से एक्स्ट्रा कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे लालच बढ़ता है, रजोगुण बढ़ेगा ना, वो अपने आप खींच लेगा इन तरीकों को अपने तरफ। ठीक है, वो लोभी भी बनेगा, वो प्रवृत्ति वाला भी बनेगा, वो स्वार्थ बुद्धि वाला भी बनेगा, उसके अटैचमेंट भी बढ़ेगी और विषय भोगों में उसकी लालसा भी बनेगी। तमोगुण वाला जो होता है, तमोगुण में अंतःकरण, ऊपर ध्यान रखना, सतोगुण में भी अंतःकरण है, तमोगुण में भी अंतःकरण है।
तमोगुण में अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश, इंद्रियों में चेतना विवेक शक्ति उत्पन्न होती है सतोगुण से, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा तमोगुण में अप्रकाश यानी कि अंधकार, कर्तव्य क्रम में अप्रवृत्ति, और प्रमाद निद्रा आदि का बढ़ना आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसमें विवेक शक्ति बढ़ रही है, इसमें अंधकार बढ़ रहा है। कर्तव्य कर्मों में जो करने के जरूरी कार्य उनमें भी अप्रवृत्ति, बाद में देखेंगे, अभी छोड़ते हैं, अब तो ये करते हैं, अब तो सोने का टाइम हो गया। प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि का बढ़ना होता है, ये जो उत्पन्न होती है तमोगुण के कारण। ठीक है, अगर ये है तो तमोगुण बढ़ता जा रहा है व्यक्ति का। फिर पढ़ते हैं सत्व रजव तम की वृद्धि में उनके अगले जन्म कैसे होते हैं। अगर सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, नेहा आर्य जी बताएंगे सात्विक प्रवृत्ति हमें कहाँ से उत्पन्न होती है, अभी जो ऊपर पढ़ा हमने। नेहा आर्य जी। सत्व प्रकृति जो होती है वो हमें दिव्य सर्व लोगों की प्राप्ति कराती है। रज प्रकृति में हमारा अगला जन्म जो होगा, जब व्यक्ति की राजसिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, राजसिक में वृद्धि होती है, और फिर उसका अगला जन्म होता है वो मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, भोग की लालसा रहती है उसको, तो उसके लिए उसको फिर से भोगना पड़ता है, मनुष्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। तमोगुण वाला व्यक्ति जो होता है, जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, वो मनुष्य लोक से फिर वापस नीचे की लोकों में आता है। ठीक है, उसमें सर कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उसका जन्म होता है। यस। सर जो आप पहले क्वेश्चन पूछे उसमें ये पूछे ना कि मतलब सतगुण में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना व विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, यही पूछे थे ये तो लक्षण हो गए, देखो सर। तो आता कहाँ से, इससे पहले ये रहा, सुख और ज्ञान से बनता है, कैसे आता है ये पूछा था मैंने। ये रहा, ज्ञान से उत्पन्न होता है। ठीक है, सुख और ज्ञान से। जी सर। तो जो सत्व प्रकृति होती है, सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसका अगला जन्म जो होता है दिव्य स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है उसे। ठीक है, उसको ऐसे राजा महाराजाओं के घर में जन्म होता है उसका, या ऐसे साधु महात्माओं के भेष में उसका जन्म होता है। ऐसे बहुत सारी दिव्य आत्मा है जिनको पढ़ने को आपको मिलेगा। महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है, ऐशो आराम की सारी चीजें थी, शादी होगी, बच्चा हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पूरा राजपाट छोड़ छाड़ के, और उन्होंने अपना अलग जाके अपनी जिंदगी बसाई। ठीक है, और भी ऐसे बतेरे एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं। कृष्ण भगवान जी हैं, शुरू से ही ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है रज प्रकृति। रज प्रकृति मनुष्य लोक की प्राप्ति कराती है, फिर से भोग के लिए जन्म भोगना पड़ता है। तामसिक प्रवृत्ति जो होती है, अगर मनुष्य योनि में आके कोई तामसिक प्रवृत्ति का बनता है, तो उसका जो अगला जन्म होता है, जब उसका तामो विभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में जाकर उसका जन्म होता है। जो 84 लाख योनियां आप जान सभी ने सुना होगा, तो उसमें योनियों के प्रकार होते, कीट के बहुत सारे प्रकार हो गए, पशुओं के बहुत सारे प्रकार हो गए, वृक्ष के बहुत सारे प्रकार हो गए, ऐसे करके बहुत सारी योनियां, तब जाके वो टोटल मिला के वनस्पतियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तब जाकर मूढ़ योनियम, ऐसे कहा जाता है कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उसका जन्म होता है, जो तमो विभाव वाला ज्यादा होता है। फिर आता है सत रजव तम का फल क्या होता है। सुख ज्ञान से हमारा सात्विक भाव बढ़ता है, और जब सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति होता तो उसको और ज्यादा सुख मिलता है, उसको वैसे ही लोग मिल जाते, उसका वैसा ही दायरा बन जाता है, उन्हीं लोगों को में रहना पसंद करता है। ठीक है। तो सत्व प्रकृति का जो उसका फल होता है वो सुख ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होता है। राजसिक का होता है उसका दुख होता है, वो आज हो जाए, कुछ दिन बाद हो जाए, वो दुख से बचने के लिए फिर कुछ ना कुछ और तामझाम करता है, पैसे से, ठीक है, या और किसी भी हेल्प से। ठीक है, बट वो जो दुख है वो अंतिम समय तक वो निश्चित रहता है, वो उसका होना है, वो होके रहता है। फिर तामसिक जो भाव होता है, तामसिक भाव का फल होता है अज्ञान। सत रजव तम से क्या उत्पन्न होता है। सत से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ उत्पन्न होता है, और तम से प्रमाद मोह अज्ञान ये चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है,
और ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है, ना कि श्रीमद् भगवत गीता का। वहां भी आते हैं, बट ये भी एक पार्ट है उसका, क्योंकि ये आहार से संबंधित है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आहार क्या होना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता के 70वें अध्याय, और पीछे हमने पढ़ा था, ऊपर कौन सा अध्याय आया था हमारे आगे? 14वें। तो आप ये 2 अध्याय याद रखना, क्योंकि सेकंड लास्ट टाइम, आई थिंक मेरे को याद है सेकंड लास्ट टाइम ही था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आहार का जो वर्णन किया गया है कौन से अध्याय में कहा गया है। तो 14वें और 70वें अध्याय में ऐसे करके कुछ 4-5 ऑप्शन थे, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार 70वें अध्याय में सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन प्रिय होते हैं। एक श्लोक भी है, कर्म किए किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, जैसे जिसकी भावना वैसा जीवन दान, ऐसे करके कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो ऐसे है। ठीक है। सात्विक व्यक्ति के जो है उसको क्या क्या प्रिय होता है आहार? उसको आयु देने वाला वो आहार प्रिय होता है, बल वाला, बुद्धि देने वाला, आरोग्यता, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकने पदार्थ, स्थिर रहने वाले, रस युक्त, देखो यहाँ पे रस युक्त लिखा गया है, ठीक है। कषायले और वो रस का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे, कटु, तिक्त, ठीक है। तो रस, चिकने, चिकने मतलब मधुर में आ गया, और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार जो है सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। वो चाहकर भी थोड़ा बहुत कभी कभार उसका राजसिक या तामसिक बढ़ता है तो इधर उधर दाएं बाएं का खाता है, लेकिन कोशिश उसकी यही रहती है कि इसी खाने पे निर्भर रहे वो। जबकि राजसिक प्रवृत्ति का, तामसिक प्रवृत्ति के लोग उनसे पूछते भी हैं कैसे खा ले, तो रोज की रोज दलिया खिचड़ी, रोज की रोज वही दाल चावल, ठीक है, क्या यार, कुछ मिर्ची नहीं खाते, नमक नहीं खाते, ठीक है। जबकि होती है चीजें सबके अपने अपने, सबको प्रिय होता है। तो सात्विक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, सात्विक प्रकृति वाला, उसको आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। उसके बाद आता है राजसिक प्रवृत्ति। राजसिक व्यक्ति को प्रिय आहार कौन से होते हैं? कटु, अम्ल, लवण, अधिक गर्म, तीक्ष्ण, रुद्र, दुख, चिंता व रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट के नाम, वीडियोस रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ढाबे वाबे का तो सबको पता होता है क्या हाल होता है। नाम उसका राम भरोसे, ठीक है, बाहर से बहुत अच्छा है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही तो वो भी बता रहे थे कि हम गए एक बार कहीं, तो हमने चाय के लिए रुक गए, तो जब तक चाय बनी हमने पूछा कि वॉशरूम किधर है, हम जाएं, तो बोले उसमें चाय पी ली थी उन्होंने। चाय पी के हमने सोचा चलो अब गाड़ी में बैठने से पहले वॉशरूम कर लेते हैं, उसके बाद लेडीज थी उनके साथ, तो बता रहे थे वहां कम से कम 500 चूहे कूद रहे थे उनके किचन में। तो बोले जी वो सच में राम भरोसे चल रही थी। राजसिक व्यक्ति जो होता है उनको प्रिय आहार जो होता है वो कटु, अम्ल, लवण, इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। कटु में, अम्ल में खट्टी चीजें आ जाएंगी सारी की सारी, तो मिर्ची मसाले जो ऊपर से स्पाइसी और फिर खट्टा खट्टा बना के देते हैं ना। अधिक गर्म हो गया, तीक्ष्ण हो गया, रौद्र हो गया, दुख, चिंता व रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार जो है राजस पुरुष को प्रिय होता है। इन व्यक्ति को पता भी होता है ये चीज, ये आहार आपके लिए है नहीं, ये नुकसानदायक है, ज्यादा ऑयली है, ठीक है, पर फिर भी वो भागते हैं उसकी तरफ। वो चाहकर भी रोक नहीं पाते अपने, क्योंकि उनके वो अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको, कर्म संस्कार ऐसे बन चुके होते हैं, ठीक है, कि वो बार बार संडे वाले दिन बंक किया, चलो कुछ ना कुछ खाने चलते हैं, और खाने में यही चीजें होती है फिर उनकी। तामसिक व्यक्ति को प्रिय आहार क्या होता है? एक प्रहर से बना हुआ भोजन। एक प्रहर कितना होता है, कोई बताएगा? 4 घंटे। 4 घंटे। 4 घंटे से ज्यादा बना हुआ भोजन जो है वो तामसिक प्रकृति को व्यक्ति को प्रिय होता है। रस रहित, ऊपर हमने पढ़ा था रस युक्त सात्विक प्रकृति के लिए होता है, रस रहित जिसमें रस ना हो,
वो तामसिक प्रवृत्ति में आएगा। दुर्गंध युक्त, अब यहाँ ये नहीं कहा कि आपको मांस मिट्टी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वेज नॉन वेज का फंडा नहीं है, यहाँ पे दुर्गंध युक्त है। अब चाहे वो वेज है, उसमें से स्मेल आ रही तो उसको हम फेंक देते हैं कि नहीं ये खराब हो गया, कल की दाल है ये तो, या कल की सब्जी है, फ्रिज में नहीं रखी, खराब होगी, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें से स्मेल आ रही है। जबकि उसमें तो नेचुरल स्मेल इतनी आती है, हमारे सेंस ऑर्गन ही नहीं काम करते उस पे। तो आंख अगर नॉनवेज को देखती है तो आंखों से भी हमें गंदा लगता है, छूने से भी डर लगता है, ब्लड निकलता है, वैसे मन को भी होता है। तो हमारे सेंसरी ऑर्गन कोई भी नहीं उसको अलाउ कर रहा, उसके बाद भी हम उनको खाते हैं। ठीक है, तो दुर्गंध युक्त आ गया इसमें, आपकी शराब मदिरा सब कुछ आ गया। जिस भी चीज से स्मेल आ रही है उस चीज को नहीं कर लेना चाहिए। बासी हो गया, झूठा भोजन हो गया। झूठा भोजन यहाँ कहेंगे कि किसी बीमार व्यक्ति से संबंधित, ठीक है, उसका झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज आप झूठा भोजन खाने तो आप सभी को पता है कि प्यार बढ़ता है। अपवित्र भोजन हो गया, लांग के लिया हुआ भोजन हो गया, या अपवित्र आप समझते हैं कैसा कैसा भोजन हो गया। तामस पुरुष को ये भोजन भोजन जो होते हैं ये प्रिय होते हैं, वो चाहकर भी नहीं रोक पाएगा, इनकी तरफ ही भागेगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें आ गई। अब जरूरी नहीं है जो कभी कभार ही यूज करते हो नॉन वेज का, पर ठीक है जब तामसिक भाव उनके अंदर है तो है। होता सबके अंदर, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। एक प्रहर से बना हुआ भोजन हो गया, रस रहित हो गया, दुर्गंध युक्त हो गया, बासी और झूठा भोजन, अपवित्र भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। ठीक है, ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 17वें अध्याय में कही गई बातें। दुख देने वाला ये राजसिक प्रकृति में आ जाएगा। ठीक है, आप किसी जीव की हत्या कर रहे हो तो दुख तो जनरली उसको हो ही रहा है बेचारे को। ठीक है, चिंता हो गया, रोग को उत्पन्न करने वाला आहार जो है वो राजस पुरुष को प्रिय होता है, और इसमें ये सारे आ गए। ठीक है, यहाँ आपका आयुर्वेद कंप्लीट होता है। एक छोटा सा डाउट रह गया हमारा, वो कल बताऊंगा आपको, दो ऋतुओं का। आज की क्लास से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आया हो। यस लावे जी।